हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल नीति ट्यूशन क्लासेस। मैं हूं नीरव भट्ट और आज के इस वीडियो में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते ही हैं, पिछली बार हमने चैप्टर 1 को ख़त्म किया था, रियल नंबर्स को ख़त्म किया था। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार चैप्टर है। अगर एक बार आपने इस चैप्टर को अच्छे से समझ लिया तो इससे बढ़िया चैप्टर ना आपको कोई और लगेगा और ना ही फ्यूचर में कोई चैप्टर आपको इससे ज़्यादा पसंद आएगा। और इसकी कनेक्टिविटी ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10th स्टैंडर्ड तक ही है, 11th 12th यहाँ तक कि इंजीनियरिंग या फ्यूचर में कोई मैथमेटिक्स से रिलेटेड बीएससी वगैरह आप करते हो तो ये चैप्टर हर जगह पे फैला हुआ है। ऐसे मान के चलो कि इसकी जड़ें हर जगह पहुँची हुई है। तो क्योंकि ये चैप्टर इतना ही ज़रूरी है तो हम इसको अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। तो मैं शुरुआत करूँगा काफ़ी बेसिक चीज़ों से, ताकि कोई भी ऐसी चीज़ आपकी ना छूट जाए जो शायद पिछले स्टैंडर्ड में या तो आपने कम इंटरेस्ट लेके की हो या फिर किसी टीचर की वजह से आप वो चीज़ समझ ना पाए हो। तो हम ये प्रोबेबिलिटी को पूरा अवॉइड करेंगे और सारी चीज़ें शुरुआत से ही मैं शुरू करूँगा ताकि पूरा पॉलिनोमियल आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो शुरुआत मैं करता हूँ इंट्रोडक्शन से। काफ़ी इजी चैप्टर है, ध्यान दीजिएगा। आप सभी को मैंने नंबर्स, रियल नंबर्स में तो आपको बता ही दिए, जैसे कि +1 +2 +3 +4, इन सारी चीज़ों को पॉजिटिव नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रियल नंबर्स, ये सारी चीज़ें हम कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे नंबर्स हैं। इसके साथ साथ इसको चलो मैं नाम दे देता हूं कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। कांस्टेंट मतलब ऐसी चीज जिसकी कीमत नहीं बदलती, ठीक है, जो हर जगह पे कांस्टेंट फिक्स्ड ही रहता है, उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। तो इसके हिसाब से सारे ही नंबर कांस्टेंट्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। दूसरे हाथ पे मैं ले लेता हूं वेरिएबल्स, ठीक है। यहाँ पे दो वेरिएबल्स में लेना चाहूंगा। पहले स्मॉल अल्फाबेट्स ले लेते हैं एज ए वेरिएबल और यहाँ पे कैपिटल अल्फाबेट्स ले लेते हैं। अभी ध्यान से समझिएगा, स्मॉल अल्फाबेट्स एज अ वेरिएबल, जैसे कि मैं ले लेता हूँ स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d, स्मॉल e एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। और कैपिटल अल्फाबेट्स में मैं कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D एंड सो ऑन, कोई भी वेरिएबल आप एज अ कैपिटल अल्फाबेट ले सकते हो। कब स्मॉल अल्फाबेट लेना है, कब कैपिटल अल्फाबेट लेना है, वो मैं बाद में बताऊंगा। बहुत ही अच्छी चीज़ है ये, ठीक है। तो ये हो गए कुछ हमारे कांस्टेंट और ये हमारे हो गए कुछ वेरिएबल्स, ठीक है। 6th स्टैंडर्ड तक आई थिंक आपको एल्जिब्रा इंट्रोड्यूस नहीं होता, 6th मैथ्स तक, 6th में शायद हो जाता होगा, बट 6th से एल्जिब्रा की शुरुआत होती है। क्या होता है ये एल्जिब्रा, मैं आपको बताता हूँ। जब भी किसी कांस्टेंट जब भी किसी कांस्टेंट को किसी ऑपरेटर के द्वारा, अभी तुम लोग बोलोगे सर ये नया वर्ड आपने बोला ऑपरेटर, वो क्या है? तो ऑपरेटर क्या होता है उसको समझो। जब भी कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन हो तो उसमें आप कई किस्म की निशानियां देखते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, कुछ कुछ केसेस में स्टार। ये सारी निशानियां जो हैं उसको हम बोलते हैं ऑपरेटर्स। क्या बोलते हैं? ऑपरेटर्स। मतलब उस इक्वेशन को किस तरीके से ऑपरेट करना है। अगर आप प्लस यूज करते हो तो दैट मीन्स दैट इज एडिशनल ऑपरेटर, मतलब एडिशन करने के लिए इस्तेमाल होने जाने वाली निशानी। सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर एंड डिवीजन ऑपरेटर, तो ये सारे ऑपरेटर हैं। तो मान लो एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल के बीच में अगर आप प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो, तब जाके
इस चीज को अलजेब्रा बोला जाएगा। ठीक है, इसको और डिटेल में हम जाएंगे, पर हम यहाँ पे बेबी स्टेप्स ले रहे हैं, आसान सी चीजों से समझ रहे हैं। तो यहाँ पे कांस्टेंट समझ में आ गया, वेरिएबल अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि मान लो आपको आलू खरीदने हैं, ठीक है, घर के पास एक रेडी वाला आता है और वो आपको रेडी में आलू दिखाता है, आलू ले लो, आलू ले लो आलू ले लो, कांदा ले लो। तो आप जाते हो, उसको आलू का दाम पूछते हो, वो बोलता है 30 रुपए किलो। कितना है? 30 रुपए किलो। ठीक है, आपने आलू खरीदे, दूसरे दिन आपने सोचा कि मैं रेडी वाले से नहीं लेता, मंडी में से जाके, सब्जी मंडी जाके लेता हूँ। जब आप खुद से चल के सब्जी मंडी गए, तब आपको पता चला कि वही आलू जो 30 रुपए में आपने घर के पास से खरीदे, वहां पे 20 रुपए पर केजी मिल रहे हैं। सेम क्वालिटी ऑफ आलू, ठीक है, सेम है आलू, कोई फर्क नहीं है। बाद में आपने सोचा सब्जी मंडी से भी नहीं ले रहा, मेरे एक अंकल है राजू काका, उसके पास उनका खेत है, मैं डायरेक्ट खेत से आलू ले लूंगा। जब राजू काका के पास आपने खेत से आलू लिए, तब राजू काका ने सिर्फ आपका मन रखने के लिए, वो तो फ्री में दे रहे थे, पर आपका मन रखने के लिए आपको 5 रुपए पर केजी आलू दिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक चीज समझो, है आलू ही, बट यहाँ पे 30 रुपए का मिल रहा है, यहाँ पे 20 रुपए का, यहाँ पे 5 रुपए का। दैट मीन्स आलू की जो कीमत है वो फिक्स्ड नहीं है, वो हर जगह बदल रही है। इसी वजह से, क्योंकि ये बदलता रहता है, उसको हम बोलेंगे वेरिएबल, जिसको हम स्मॉल अल्फाबेट ABCD इन सारी चीजों से इंडिकेट करते हैं, बट स्मॉल, इसको याद रखना। कैपिटल अल्फाबेट्स क्या है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, कब इस्तेमाल करना है वो भी आपको समझाऊंगा। तो जिसकी कीमत फिक्स ना हो, जो बदलती रहे, उसको हम वेरिएबल कहेंगे। उससे उल्टा अगर मैं कांस्टेंट की बात करूं, आप समझते ही हो, बट फिर भी कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट की बात करो तो कांस्टेंट की वैल्यू हर जगह फिक्स रहती है, वो 500 रुपए के नोट की तरह है, इन इंडिया ओनली। इंडिया के बाहर जाओगे तो करेंसी फ्लक्चुएशन आता है, करेंसी वेरिएबल में चली जाती है। ठीक है, 500 रुपए का नोट गुजरात में दो तो 500 रुपए हैं, बॉम्बे में जाके दो तो भी 500 रुपए हैं, कहीं और गुजरात में, कलकत्ता, बंगाल, दिल्ली, कहीं पे भी चले गए, वो 500 रुपए का नोट 500 की वैल्यू ही है उसकी। तो तब जाके 500 रुपए का नोट हम उसको कांस्टेंट कहेंगे, ना कि वेरिएबल। ठीक है, हाँ, सेब के दाम है वो वेरिएबल है, पेट्रोल के दाम है वो वेरिएबल है, तो इन सारी चीजों को वेरिएबल, और जिसकी वैल्यू फिक्स है उसको हम कांस्टेंट कहेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जब भी कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में कोई भी किस्म का ऑपरेटर आप लगाओ, तो एज अ कंबाइन वो चीज अलजेब्रा में चली जाती है। यहां तक आपको याद रखना है। अभी आगे हम क्या करें? अभी हम समझेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और अलजेब्रिक इक्वेशन। आप 8th स्टैंडर्ड से इस चीज को जानते ही हो, बस एक बार हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि 2x, तो इसको हम बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और अगर आप लिखते हो 2x इक्वल्स टू 0, तो इसको हम बोलेंगे अलजेब्रिक इक्वेशन। तो एक्सप्रेशन में इक्वल टू की निशानी आपको देखने को नहीं मिलेगी, दैट इज व्हाई इट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। 2x इज इक्वल टू 0 को हम अलजेब्रिक इक्वेशन कहेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे इक्वल टू की निशानी है। इक्वल टू की निशानी से क्या फायदा होता है कि आप x की वैल्यू को, यानी कि वेरिएबल की वैल्यू को ढूंढ पाते हो, इसलिए इसको हम इक्वेशन कहेंगे। जबकि इक्वल टू ना हो तो हम उसको एक्सप्रेशन कहेंगे। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे लिख लेता हूं 2x प्लस 3, तो ये है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन।
और अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू 0 लिख दूँ तो ये हमारा हो जाएगा एल्जिब्रेक इक्वेशन। यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर हो गई। अभी एल्जिब्रेक एक्सप्रेशन की ही बात करें तो यहाँ पे प्लस और माइनस ऑपरेटर, कौन से ऑपरेटर, प्लस एंड माइनस ऑपरेटर किसी भी एल्जिब्रा को अलग अलग टुकड़ों में तोड़ते हैं। जैसे कि इसकी बात करूं तो हमारा ये जो प्लस है वो इस एक्सप्रेशन को दो हिस्सों में तोड़ रहा है, तो प्लस और माइनस जितने इस्तेमाल होंगे उतना एक्सप्रेशन टूटता जाएगा। तो यहाँ पे ये जो टुकड़े हुए उसको हम मैथ्स की लैंग्वेज में कहेंगे टर्म्स। क्या कहोगे, टर्म्स। तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये एक एल्जिब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें दो टर्म्स है, राइट। उसी तरीके से मैं लिखता हूं 2x प्लस 3y प्लस 6। तो मैं ये बोलूंगा कि यहाँ पे देखो प्लस की वजह से ये पूरा एल्जिब्रा तीन हिस्सों में टूट रहा है, यानी कि तीन टर्म है, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3। तो इसको मैं बोलूंगा कि ये एल्जिब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर तीन टर्म्स हैं, ठीक है। और ज्यादा डिटेल में बोलना हो तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि यहां पे x वाली टर्म है, यहां पे y वेरिएबल वाली टर्म है, यहां पे कोई भी वेरिएबल नहीं है यानी कि कांस्टेंट है। यहां पे x के साथ जिस नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं इसको हम कोएफिशिएंट बोलते हैं। ये चीज क्लियर हो गई। तो x वेरिएबल का कोएफिशिएंट +2 है, कुछ नहीं है मतलब प्लस समझो। y वेरिएबल का कोएफिशिएंट +3 है और यहां पे ये खुद कोएफिशिएंट है यानी कि कांस्टेंट है। यहां तक चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। तो यहां पे अलग अलग टर्म्स के हिसाब से एल्जिब्रा को, नहीं चलो उसमें अभी नहीं जाते, कुछ और है जो हम पहले ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ax प्लस बी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे क्योंकि इक्वल्स टू 0 आया तो आपके दिमाग में तुरंत से लाइट होगी कि ये है हमारा एल्जिब्रिक इक्वेशन। क्योंकि यहाँ पे दो टर्म्स हैं तो इसको हम बोलेंगे एल्जिब्रिक इक्वेशन विद टू टर्म्स। अभी जब भी वन टर्म हो, सिर्फ एक ही टर्म अवेलेबल हो, तब हम उसको बोलते हैं मोनोमियल। दो टर्म हो तो उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल। तीन टर्म हो तो उसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल, ठीक है। तीन से ज्यादा हो, एक्चुअली दो से ज्यादा हो तो उसको पॉलिनोमियल। एक्चुअली ये तीनों ही पॉलिनोमियल है, इनको हम पॉलिनोमियल की कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो अभी तुरंत ही आप में से कुछ स्मार्ट बच्चे बोलेंगे सर अभी तो आप एल्जिब्रा पे थे, अभी आप पॉलिनोमियल पे चले गए, तो क्या एल्जिब्रा ही पॉलिनोमियल है? नहीं, एल्जिब्रा और पॉलिनोमियल के बीच में एक फर्क है। वो फर्क क्या है उसके लिए हमें डिग्री ऑफ अ एल्जिब्रिक एक्सप्रेशन या फिर डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल समझना पड़ेगा। अभी इसको क्योंकि यहाँ पे दो टर्म है तो इसको मैं बाइनोमियल इक्वेशन बोल सकता हूँ क्योंकि इक्वल्स टू 0 है। पकड़ के चलिएगा, छोड़ना मत। अभी तक मैं 8th 9th स्टैंडर्ड में ही हूँ, 10th स्टैंडर्ड में गया नहीं हूँ, ठीक है। तो हमने कोएफिशिएंट कांस्टेंट, सबसे पहले हमने कांस्टेंट की बात की, वेरिएबल की बात की, कोएफिशिएंट की बात की, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, एल्जिब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जिब्रिक इक्वेशन, ये सारी बात की। अभी हम आगे बढ़ते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल में। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिखता हूँ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। यहाँ पे क्योंकि इक्वल्स टू 0 आ गया है मतलब ये इक्वेशन है, ठीक है।
ये एल्जिब्रिक इक्वेशन विथ 3 टर्म्स है, तो इसको हम ट्राइनोमियल इक्वेशन कह सकते हैं, हाँ या ना। अगर वेरिएबल की बात करूं तो यहाँ पे x वेरिएबल है। आप में से कुछ स्मार्ट बच्चे फिर से बोलेंगे कि सर यहाँ पे a, b और c का क्या हम इसको वेरिएबल नहीं मान सकते? तो इसके लिए भी एक जवाब है, उसको मैं अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। चलो फिलहाल आपका टेंशन दूर करने के लिए मैं a, b और c की जगह पे कोई भी नंबर ले लेता हूँ, 2, 3 एंड 1, ठीक है। 2x² प्लस 3x प्लस 1, तो ये हमारा ट्राइनोमियल इक्वेशन है, ठीक है। अभी जीरो अरे डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल की बात करें तो यहां पे सबसे पहले वेरिएबल को आप पहचानो। तुरंत से ही आप बोल दोगे कि सर x वेरिएबल है, ठीक है। अभी इन x वेरिएबल में, ठीक है, यहां पे भी x है कि नहीं वो आप सोचो, तब तक मैं बाद में बताऊंगा। तो x वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर जो है उसी को हम डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, तो यहां पे इस इक्वेशन की बात करूं, इस ट्राइनोमियल इक्वेशन की बात करूं, तो x का हाईएस्ट पावर 2 है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि इस ट्राइनोमियल इक्वेशन की डिग्री 3 है। उसी तरीके से अगर मैं यहां पे लिखूं 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, तो इसकी डिग्री x पावर 1 है, तो 1 ये इस बाइनोमियल इक्वेशन की डिग्री हो जाएगी। सिमिलरली मैं यहां पे लिखूं 2x पावर 4 प्लस 5x पावर 5 इक्वल्स टू 0, तो इसकी डिग्री यहां पे पहला 4 देख के सीधा 4 मत लिख देना, यहां पे 5 हाईएस्ट है, तो इसकी डिग्री 5 हो जाएगी, ठीक है। तो वेरिएबल के ऊपर जो पावर है उसको हम डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल कहेंगे, उस वेरिएबल का पॉलिनोमियल कहेंगे। अभी थोड़ा और कॉम्प्लिकेशन इसमें मैं बढ़ाऊं। अच्छा, ये सब आपका लोअर स्टैंडर्ड का ही है, तो मैं इसको थोड़ा सा स्पीड में ले रहा हूँ, बट फिर भी कोई चीज़ हो जो आपको ना समझ में आई हो तो मुझे कमेंट में बताना, मैं उसको डिस्क्रिप्टिव वे में समझाऊंगा। इसके अलावा 9th स्टैंडर्ड का पूरा पॉलिनोमियल का वीडियो भी है, आप चाहो तो उसको भी देख सकते हो। चलो यहाँ पे मैं अगर ऐसा ले लूँ x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे दो वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं, तो इसकी डिग्री मैं कैसे निकालूं? तो इसकी डिग्री निकालनी हो तो आपको वेरिएबल देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको x वेरिएबल की डिग्री पूछ रहे हैं तो आपको 1 लिखना है, y वेरिएबल की पूछ रहे हैं तो भी, क्योंकि यहाँ पे 1 और 1 है तो इसको भी हम 1 ही लिखेंगे। x प्लस वाई स्क्वायर अगर ऐसा कोई दे दे तो यहाँ पे 2 वेरिएबल है, तो x की पूछे तो 1, y की पूछे तो 2, ठीक है। पर ये आपका फिलहाल सिलेबस में नहीं है, तो इसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको पूरे 10th स्टैंडर्ड के दौरान सिंगल वेरिएबल वाले इक्वेशन ही आएंगे, सो यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट इट, ठीक है। तो पॉलिनोमियल की हमने बात की, वेरिएबल डिग्री भी बात कर दी। अगर डिग्री 1 हो तो उसको लीनियर एक्सप्रेशन या इक्वेशन कहा जाएगा। अगर डिग्री 2 हो तो उसको क्वाड्रेटिक कहा जाएगा। अगर डिग्री 3 हो तो उसको क्यूबिक कहा जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो बेसिक थी वो मैंने आपको करवा दी। अभी हम बात करते हैं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल की। अच्छा, अभी मैंने आपको डिफरेंस तो बताया ही नहीं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और सॉरी पॉलिनोमियल, एल्जिब्रा और पॉलिनोमियल के बीच में फर्क क्या है, ठीक है। तो ध्यान से समझिए,
एल्जिब्रा जो है, एल्जिब्रा जब भी होगा तो उसकी डिग्री कोई भी ज़हलीन नंबर हो सकती है, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकती है या फिर नेगेटिव इंटीजर भी हो सकती है। एल्जिब्रा की बात कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं लिख रहा हूं x पावर -1 + 3, तो ये पॉलिनोमियल की कैटेगरी में नहीं आएगा, ये एल्जिब्रा में आएगा। ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है एल्जिब्रा। जबकि पॉलिनोमियल की बात करें तो डिग्री हमेशा नेचुरल नंबर ही आएगी। नेचुरल नंबर यानी कि +1 से शुरू होके +2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो जब भी आप डिग्री पावर के फॉर्म में +1 +2 +3 ये देखो तब वो पॉलिनोमियल है। अगर नेगेटिव में जा रहा हो तो वो पॉलिनोमियल नहीं है, वो एल्जिब्रा ही है। इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव कई बार आ जाते हैं कि एवरी एल्जिब्रा इज अ पॉलिनोमियल, तो फॉल्स। एवरी पॉलिनोमियल इज अ एल्जिब्रा, तो ट्रू। ठीक है, पॉलिनोमियल एल्जिब्रा हो सकता है बट एल्जिब्रा कभी भी पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। तो ये बेसिक चीज थी एल्जिब्रा और पॉलिनोमियल के बीच में। अभी हम बात कर रहे हैं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल की। ये जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है उसको आप समझिए बड़े ही आराम से। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक पॉलिनोमियल ले लेता हूँ, सपोज x² - 3x - 4, एक पॉलिनोमियल ले रहा हूँ। अच्छा, पॉलिनोमियल को इंडिकेट करने के लिए हम कैपिटल लेटर P का इस्तेमाल करेंगे। उस पॉलिनोमियल में अगर सिर्फ सिंगल वेरिएबल x है तो हम उसको लिखेंगे ब्रैकेट में x। इसको बोलेंगे हम पॉलिनोमियल विथ वेरिएबल x। इसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल विथ वेरिएबल x। वो दिया गया है x² - 3x - 4, x² - 3x - 4। अभी हम बात कर रहे हैं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल की। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल? ध्यान से समझो। एक्स की यानी कि वेरिएबल की ऐसी कौन सी वैल्यू मैं लूं जिसकी वजह से ये पूरे का पूरा पॉलिनोमियल ही जीरो हो जाए, उसी को हम बोलेंगे जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये चीज आप हमेशा याद रखिए कि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल खुद जीरो हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन अ पॉलिनोमियल इक्वेशन कि इक्वेशन किस किस्म का है। फॉर एग्जाम्पल पॉलिनोमियल में x की जगह पे शुरुआत में मैं जीरो ले लूं, पॉलिनोमियल में x की जगह पे मैं जीरो ले लूं, तो इस इक्वेशन में x की जगह पे जीरो रखो, 0² - 3 0 - 4। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे 0² इज 0, 3 मल्टीप्लाइज विद 0, एनीथिंग मल्टीप्लाइज विद 0 गिव्स 0, -0 -4। जीरो तो भाई एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इसको लिखो ना लिखो एक ही बात है, तो आपका आंसर आ जाएगा -4। तो क्या जीरो रखने पे मुझे पूरा पॉलिनोमियल जीरो मिला? नहीं मिला, ये -4 मिला। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जीरो इस पॉलिनोमियल का जीरो नहीं है। कितना सुनने में अजीब लग रहा है बट इसको ऐसे ही बोला जाएगा, राइट। यहाँ पे और एक नंबर में ले लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल -1 ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं? -1। तब जाके देखते हैं कि क्या आंसर आता है। फॉर एग्जाम्पल पॉलिनोमियल जहां पे x की वैल्यू -1 लेके देखते हैं, तो यहाँ पे x की जगह जहां पे आपको x दिख रहा है वहां पे -1 रख के देखो, तो यहाँ पे -1 टू द होल स्क्वायर, -3 -1 -4। नेगेटिव नंबर का ये चीज आप याद रखो, कोई भी नेगेटिव नंबर हो और उसका इवन पावर हो
तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा। और कोई भी नेगेटिव नंबर हो उसका ऑड पावर हो, ऑड मतलब 1 3 5 7 और इवन मतलब 2 4 6 8, तो वो हमेशा नेगेटिव ही होगा। तो यहाँ पे नेगेटिव का इवन पावर है तो पॉजिटिव ही आंसर आएगा। तो आंसर तो हम फिक्स कर देते हैं +1। 1 स्क्वायर इज 1, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये भी आपको पता ये है कि नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव। तो ये भी आपको शायद याद ही होगा, मुझे बताने की जरूरत शायद नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव +3 -4। बोर्ड मास के रूल के हिसाब से ब्रैकेट नहीं है, ऑर्डर नहीं है, डिवीजन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन नहीं है, एडिशन है। तो यहाँ पे एडिशन सबसे पहले करेंगे, +1 +3 +4 -4, +4 -4 विल गेट कैंसिल ईच अदर। तो यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा 0। दैट मीन्स -x की वैल्यू अगर मैं -1 रखूं तो हमारा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। दैट मीन्स -1 इज अ 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब कुछ ज्यादा चीजें समझ में आई होगी। फॉर एग्जाम्पल दूसरा एक नंबर भी मैं रख के देखता हूं, शायद उससे भी आ जाए। 4 रख के देखते हैं, x की वैल्यू 4 रख के ट्राई करते हैं। आपको क्या लगता है 4 रखने के बाद क्या फिर से ये 0 आ जाएगा? मेंटली ट्राई करके देखो, x की जगह पे 4 रख के आप कैलकुलेट करो। अगर आप मेंटली कर पा रहे हो दैट मीन्स यू आर गुड इन मैथ्स। तो पॉलिनोमियल जहां पे x की जगह पे मैं 4 रख के देखूं तो यहाँ पे हो जाएगा 4 स्क्वायर -3 ब्रैकेट 4 -4, 4 स्क्वायर इज 16, 3 4s are 12 -12 -4। बोर्ड मास के रूल के हिसाब से एडिशन पहले सब्ट्रैक्शन बाद में, यहाँ पे सेम साइन होने की वजह से इन दोनों का हो जाएगा एडिशन। तो यहाँ पे 16, 12 + 4 -16, 16 - 16 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया आपका आंसर। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि x इज इक्वल टू -1 और 4 ये दोनों जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल है। ये दोनों ही जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल है। तो अभी नेक्स्ट सवाल ये आता है कि सर जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब वो वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल के अंदर रखने से पूरे का पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए। दैट इज व्हाट इट मीन बाय जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। अभी सवाल ये उठता है कि कितने पॉलिनोमियल मतलब कितने जीरोस होंगे। सर हम कितने सारे नंबर्स हैं, कौन से नंबर के लिए पॉलिनोमियल 0 होगा वो हमें कैसे मालूम पड़ेगा। और दूसरी चीज हम ये तो चलो आपने डायरेक्ट बताया, डायरेक्ट किया, आंसर 0 आ गया। जब हम करने बैठते हैं तब कितने नंबर्स तक हम करें ताकि हमें जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल मिल जाए। और ये जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल गिनना कैसे है वो भी हमें समझ में आ गया, बट इसका मतलब क्या है? जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल हमें इमेजिन नहीं हो रहा, दिमाग में नहीं आ रहा, तो उसको हम कैसे समझे? तो इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा, डोंट वरी। फिलहाल मैं आपको एक सवाल का जवाब दे रहा हूं, वो ये है कि कितने जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल होते हैं। ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि किसी भी पॉलिनोमियल के कितने जीरो होंगे। तो ये जवाब जाता है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल के ऊपर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डिग्री, जिसका मतलब मैंने बताया था हाईएस्ट पावर ऑफ दैट वेरिएबल। किसी भी पॉलिनोमियल में कोई भी वेरिएबल है उसका जो हाईएस्ट पावर है उसको हम डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल कहते हैं। तो अगर डिग्री 1 है तो उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल या लीनियर एक्सप्रेशन हम कहते हैं। तो लीनियर जब भी हो तब आपको नंबर ऑफ जीरोस एक ही मिलेगा। ठीक है,
जब दो हो डिग्री यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, तब आपको नंबर ऑफ जीरोस 2 मिलेंगे। जब क्यूबिक हो यानी कि डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल 3 हो, तब आपको नंबर ऑफ जीरोस 3 मिलेंगे। ठीक है, और वैसे ही आगे चला जाएगा। अगर 4 डिग्री है, मतलब वेरिएबल का पावर 4 है, तो उतने ही जीरो आपको मिलेंगे। हाँ, अभी जीरोस किस किस्म के मिल सकते हैं वो चीज के बारे में भी डिस्कस कर देते हैं, बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे। तो अभी जीरोस किस किस्म के होते हैं? टाइप्स ऑफ जीरोस। ठीक है, तो ये नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, मतलब कोई भी, चलो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करते, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। कोई भी रियल नंबर, इसमें फ्रैक्शन भी आ गए, पॉजिटिव नेगेटिव भी आ गए, इरेशनल भी आ गए, सारे के सारे रियल नंबर्स जीरोस के फॉर्म में आ सकते हैं। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स जीरोस भी आ सकते हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, अगर 2 या 2 से ज्यादा है तो सेम भी हो सकते हैं और डिस्टिंक्ट यानी कि अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, सेम भी हो गया, मान लो कि किसी एक्स स्क्वायर वाले इक्वेशन का एक ही आंसर आपको मिला 0, तो क्योंकि यहाँ पे 2 पावर है तो इसके 2 जीरोस मिलने ही हैं, तो आपको 0,0 लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसके 2 तो एग्जिस्ट करते ही हैं। ठीक है, इसको और डिटेल में समझेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा एक चीज है जो अभी फिलहाल हम ले लेते हैं, ताकि कोई छोटी मोटी चीज भी बाकी ना रहे। देखो, इस वीडियो में मैंने सारी ही बेसिक चीज अलजेब्रा की और पॉलिनोमियल की ले ली है। फिर भी कोई चीज है जो छूट गई है तो मुझे जरूर से बताना। चलो, एक और चीज ले लेते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1x पावर 0 में ले लेता हूं, तो इसको आप कांस्टेंट पॉलिनोमियल या जीरो पॉलिनोमियल कह सकते हो। कांस्टेंट पॉलिनोमियल या फिर जीरो पॉलिनोमियल, क्योंकि जैसे कि आपने पावर और एक्सपोनेंट में समझा, किसी भी वेरिएबल या किसी भी कांस्टेंट या कोई भी बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी वैल्यू के सर पे अगर आप 0 लिख देते हो तो उसका आंसर 1 ही आ जाता है। तो यहाँ पे x पावर 0 लिखो तो उसकी वैल्यू 1 ही है, तो फाइनली आपका आंसर 1 ही आएगा। बट इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसलिए उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल या फिर जीरो पॉलिनोमियल हम कहेंगे। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कैपिटल वेरिएबल्स की, जो मैंने शुरुआत में लिखे थे। मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब क्या है, वो मैं बाद में बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी चलो आप किसी की शादी में नहीं, आपके खुद के रिश्तेदार का कोई अच्छा सा इवेंट है, ठीक है, शादी वगैरह कुछ है, वो कुछ तो है, ठीक है। तो उसमें लोगों को आप खाना खिलाते हो और लोग बदले में आपको वो कवर में पैसे डाल के देते हैं। ठीक है, अभी जैसे कि मैंने बताया कि पैसे कांस्टेंट चीज है। क्या है? कांस्टेंट चीज है। पर जो मेहमान आ रहे हैं वो आपको कवर के अंदर, पता है ना, इस तरीके का कवर होता है। कवर के अंदर मान लो कि उन्होंने कुछ पैसे डाल के आपको दिए, तो अभी ये जो कांस्टेंट है, आप बिना कवर खोले बता सकते हो कि इसके अंदर कितने पैसे होंगे। 250 होंगे, 251 होंगे, 501 होंगे, कितने होंगे? कैन यू टेल? नो। ठीक है, तो है कांस्टेंट ही, बट कवर के अंदर छुपे हुए हैं। क्या बोल रहा हूं? है कांस्टेंट ही बट कवर के अंदर छुपे हुए हैं।
तो ऐसे वेरिएबल्स को देखो, कुछ भी हो सकता है, 250 रुपये, 100 रुपये, 200, 300, खाली कवर भी हो सकता है। तो जब तक कवर खुल नहीं जाता तब तक हम उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। तो ऐसे वेरिएबल या फिर ऐसे कांस्टेंट को हम कहेंगे हिडन कांस्टेंट्स। क्या कहेंगे? हिडन कांस्टेंट। और ऐसे ही हिडन कांस्टेंट्स के लिए हम कैपिटल अल्फाबेट्स यूज करते हैं, ABCD एंड सो ऑन। ठीक है, तो कांस्टेंट समझ लिए, वेरिएबल समझ लिए, और हिडन कांस्टेंट्स कैपिटल ABCD भी समझ लिए। अभी ये इस्तेमाल कहाँ पे होता है? या सर अपने अपनी जेब से नया मैथ्स निकाला है? नहीं भाई, ये जो चीज़ है मैं वही आपको बता रहा हूँ। हाँ, बट इजीली एक्सेसिबल नहीं होती, सीधे तरीके से आपको नहीं मिलती। ठीक है, आपको बहुत सारी रेफरेंस बुकों को देखना पड़ता है, बाद में जाके चीज़ें समझ में आती। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल लिख रहा हूं। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल में ax प्लस बी इक्वल्स टू 0। तो अब जाके देखो, ये है हमारा वेरिएबल और ये है हमारा कांस्टेंट, सॉरी हिडन कांस्टेंट। ठीक है, ये है कांस्टेंट ही, बट फिलहाल नहीं पता, इसीलिए इसको हम कैपिटल ए और कैपिटल बी में लिखते हैं। ये हमारा जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल है। जनरली लीनियर पॉलिनोमियल को लिखने के लिए ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 को हम लिखते हैं। सिमिलरली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हम बात करें तो उसको हम लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे a b और c ये तो पूरा कांस्टेंट ही है, a और b, पर हिडन कांस्टेंट है, पता नहीं है क्या है। यहाँ पे वेरिएबल x ही है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन विथ वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जनरल फॉर्म। उसी तरीके से क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए हम लिख सकते हैं ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल्स टू 0। तो इसको हम बोलेंगे जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल भी आपको 10th स्टैंडर्ड में देखने को मिल सकता है, उसको सॉल्व करना पड़ सकता है। हाँ, वैल्यू सब्स्टिट्यूशन ही होगा, ज़्यादा कुछ मुश्किल होगा नहीं। तो ये हमारे कुछ फॉर्म्स है। जब भी हम जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल ढूंढने की कोशिश करते हैं, ये जो भी चीज़ें मैं लिखूं आपको इंपॉर्टेंट लगे तो आप साथ में नोटबुक और पेन के साथ लिखते जाओ। बिना नोटबुक और पेन के कोई भी मैथ्स का वीडियो मत देखो, मेरा नहीं, क्योंकि मैथ्स बिना नोटबुक और पेन के नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे अगर लीनियर पॉलिनोमियल का 0 मुझे लिखना हो, मान लेते हैं let us take k as 0 of a linear polynomial, linear polynomial। ठीक है, LP मान लेते हैं कि इस पॉलिनोमियल का 0 k है। तो जैसे कि हमने पता है ये पॉलिनोमियल विथ वेरिएबल x है कि नहीं? इसमें वेरिएबल x है, तो इसको हम लिख सकते हैं ax प्लस बी, हाँ या ना? बाद में हमें पता चला कि इसका 0 k है, मतलब x की जगह पे अगर k रख दोगे तो ये पूरे का पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे p x इज इक्वल टू k रख दे तो a x जहाँ पे है वहाँ पे k प्लस b इक्वल्स टू 0 होने ही वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे a k प्लस बी इक्वल्स टू 0। अभी मैं प्लस बी को सामने की तरफ भेज दे रहा हूँ, तो ये प्लस बी हो जाएगा माइनस बी। तो कैन आई राइट ए के इज इक्वल टू माइनस बी? सो कैन आई राइट
k इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। इसका मतलब ये हुआ कि इस लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो ए और बी की वैल्यू के ऊपर ही डिपेंड है। इक्वेशन के जो हिडन कांस्टेंट है, मान लो कि ax प्लस बी ना होके 3x प्लस 2 होता, 3x प्लस 2 होता तो a की जगह पे 3 है, b की जगह पे 2 है, तो -2 अपॉन 3, तो हमारा जीरो -2 अपॉन 3 हो जाता। तो जैसे कि लीनियर पॉलिनोमियल में हिडन कांस्टेंट या फिर कांस्टेंट या फिर कोएफिशिएंट के ऊपर ही डिपेंड करता है कि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होगा, क्या ये सेम चीज क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी हो सकती है? उस चीज को हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल है, गिनने के लिए आप गिन भी सकते हो, बट एक्चुअली इसका मतलब क्या है उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक ज़रूर से करें, शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का थैंक यू सो मच।